जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल में के अंदर। देखिए, क्लास 12th को हमने काफ़ी पढ़ लिया है। क्लास 12th के अंदर जो दो बुक्स चलती है इंग्लिश के अंदर, एक तो फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हमने आधा कंप्लीट कर दिया है, यानी कि उसका जो प्रोज सेक्शन था उसको हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, केवल एक चैप्टर बाकी है, द इंटरव्यू, और उसको मैं आपकी आने वाली वीडियोस में आपको समझा दूंगा। ठीक है, पोएट्री सेक्शन उसका बचा हुआ है, वो भी अपन आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और जो विस्तास है उसको तो अभी हमने टच भी नहीं करा। विस्तास मतलब जो दूसरी बुक है इंग्लिश कंपलसरी की विस्तास, उसको अभी हमने टच भी नहीं करा। यानी अभी हमारी केवल जो इंग्लिश कंपलसरी का फ्लेमिंगो बुक है उसका भी केवल प्रोज सेक्शन हुआ है। लेकिन अब मैंने सोचा कि जैसे एग्जाम पास में आने वाले हैं आप सभी लोगों के, तो थोड़ा सा ग्रामर के पार्ट पे भी ध्यान दिया जाए, तो इसलिए मैंने प्रोज सेक्शन को तो कंप्लीट करवा दिया। केवल एक चैप्टर बचा हुआ है इंटरव्यू, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। और जो पोइट्री सेक्शन है और जो विस्तास बुक है उसको मैं आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए कुछ दिनों के लिए अपन फोकस करेंगे किस पर? इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रोसेस राइटिंग। अब देखिए, प्रोसेस होता क्या है और इसका फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका जो एग्जाम्पल्स है अलग अलग मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको, और क्या क्या टिप्स है जिससे आपके नंबर जो है वो पूरे में से पूरे आए। ठीक है, अब देखिए, आपको आसपास में थोड़ा सा शोर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ और हमारे यहाँ पर इस समय इंडियन आर्मी की परेड हो रही है। इसलिए जो है हवाई जहाज हो गए, फाइटर प्लेन्स हो गए, इसलिए इन सब का थोड़ा सा आपको नॉइज आ सकती है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोसेस राइटिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रोसेस की डेफिनेशन, प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको एडवाइज़र में से बताऊंगा कि प्रोसेस राइटिंग क्या होती है। ये संजीव बुक से लिया गया फोटो है, और जितने भी मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा ये सब जो संजीव पासबुक आती है, जो संजीव के जो एडवाइजर आती है उसमें से ली गई फोटो है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है कि एक सीरीज ऑफ एक्शन। ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसमें चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, देन आपको शुगर ऐड करनी पड़ेगी, देन आपको मिल्क ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको फ़िल्टर करके सबको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोसेस। अब ऐसा नहीं कि पहले आप दूध को गर्म करोगे, फिर उसके अंदर पानी डालोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे उसमें सीरीज़ है, वो उसी सीरीज़ में हो सकता है। तो ऐसी जो भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर की भाषा में प्रोसेस राइटिंग। ठीक है? अब देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग भी हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ, और यदि मैं हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, फॉर्मेट जो है, जैसे मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये तो मैं हिंदी में बता दूंगा ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों समझ जाए। लेकिन अब जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाले पैराग्राफ को रीड करूंगा और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना आए और जो इंग्लिश वाले हैं, उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। पहला तो आ सकता है कि आपको जो है एक, जैसे ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस एग्जांपल के रेफरेंस से आपको एक आ गया कि आपको स्कूल में क्या लेना है? एडमिशन लेना है, और आपको इस पे क्या लिखना है? प्रोसेस लिखना है, 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक, यानी कि लगभग एक पेज से लेकर के 1.5 पेज, जो आपका क्लास 12th में जो आपकी कॉपी आती है, आंसर शीट आती है बोर्ड एग्जाम्स में, तो एक पेज से लेकर के 1.5 पेज तक का, एक पेज से लेकर के 1.5 पेज तक का, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोसेस। ठीक है, और जब भी आप इंग्लिश ग्रामर के ये जो लेटर हो गए, एप्लीकेशन हो गई, प्रोसेस हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गई, ये जो चीज़ें होती है, जब भी आप इनको स्टार्ट करें तो एक नए पेज से स्टार्ट करें। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आपके पास में क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आ जाएगा इस प्रकार से कि आपको एडमिशन लेना है स्कूल में, और इस पे जो है प्रोसेस लिखिए 100 वर्ड से लेकर 120 वर्ड्स तक का। और एक आ जाएगा कि आपको जो है पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट आपको दिया गया कि आपको एडमिशन लेना है स्कूल में, सेकंड पॉइंट दिया गया एडमिशन फॉर्म, ठीक है, फिर एडमिशन फॉर्म को डिस्क्राइब करना है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया गया, थर्ड मतलब पॉइंट दिया गया आपको, फिल इट अप, यानी कि जो एडमिशन फॉर्म आएगा उसको फिल करिए। फिर फोर्थ आपको दिया गया अटैच डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिटेड फी, ठीक है, कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं नेसेसरी उनको फॉर्म के पीछे लगाइए, और जो भी वहाँ की स्कूल की फीस है वो दे दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है, यदि आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आप इन पॉइंट्स के भरोसे मत रहिए। ये तो एक रेफरेंस बुक है, ठीक है, आपको समझाने के लिए हो सकता है यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, एग्जाम में भी हो सकता है कि पॉइंट्स आ जाए ऐसे, बट हमेशा आ जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोसेस आएगा ये ज़रूरी है। तो आप प्रोसेस को इस प्रकार से याद करिए कि वो आपको बिना पॉइंट्स के याद हो। और प्रोसेस मतलब आप समझिए कि आप खुद उसमें उतर जाइए। जैसे आपको प्रोसेस लिखना है और एडमिशन लेना है स्कूल में, तो आप सोचिए अपने आप को कि मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ, आप उसको रियलिटी मानेंगे और क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, बस आपको वो दिमाग में याद करना है और फिर उसको लिख देना है। आप खुद ही सोच लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं रट्टा मारूंगा, मैं लर्न करूंगा फिर लिख के लाऊंगा, नहीं। आप खुद सोचिए कि मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ स्कूल में, और जो भी आपको चीज़ करनी है वो आप चीज़ लिखते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हेडिंग आएगी, जो टाइटल आएगा, जैसे अब एडमिशन लेना है स्कूल के अंदर, तो एडमिशन इन अ स्कूल, सबका पहला लेटर जो है पूरा नहीं, अब एडमिशन का ए हो गया, बाकी सब स्मॉल में, इनका आई हो गया कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, ए सिंगल वर्ड है तो कैपिटल में, स्कूल का एस हो गया ये कैपिटल में। ये जो टाइटल होगा ये आप लिखेंगे अपने कॉपी के एकदम सेंटर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप लोग इन इन चीज़ों में, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, इन चीज़ों में यदि फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, भले ही आपका अंदर का मटेरियल कितना भी अच्छा हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का ध्यान रखिए। अब जब ये हो जाए तो उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है कॉपी के अंदर। पहली लाइन में तो आप ये लिखेंगे बीच में एडमिशन इन अ स्कूल, ठीक है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक विद्यालय में प्रवेश, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये तो इंग्लिश का पेपर है तो ये इंग्लिश में ही होगा, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो। तो ये मत लिख देना एक विद्यालय में प्रवेश, ये तो एक रेफरेंस बुक है जो कि समझाने के लिए होती है। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी का पेपर है तो वो हिंदी में ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम के कि इंग्लिश मीडियम के, हिंदी का पेपर हिंदी में ही होता है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होगा। अब देखिए, आपने जब ये टाइटल लिख लिया उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, देन आपको प्रोसेस पे आना है, और प्रोसेस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे आफ्टर है तो आफ्टर का ए जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। अब आपको एडमिशन लेना है स्कूल में, तो देखिए मैं आपको रीड करके बताता हूँ और आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 10वीं की जब एग्ज़ाम मैंने पास करे तो मैं जो है एडमिशन लेने गया एक दूसरे स्कूल में। उसके बाद में जो है वहाँ पर अब एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले वो मुझे क्या देंगे, एक एडमिशन फॉर्म देंगे। अब आपके पास में एक एडमिशन फॉर्म आ गया, उस एडमिशन फॉर्म को आप अपना नाम आपको लिखना है, फादर्स का नेम लिखना है, मदर का नेम आपको लिखना है, ठीक है, और जो आपका घर का एड्रेस है वो आपको लिखना है। इसके अलावा आपने 10th में प्रीवियस क्लास में कितने परसेंटेज को स्कोर किया आपको वो लिखना है। देन आपको क्या बनना है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी में आप जा रहे हैं तो आपके कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आरबीएससी में तो अभी 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, और 2 जैसे कि हिंदी इंग्लिश होते हैं आपके, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होते हैं, और 3 वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो जैसे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 मेन सब्जेक्ट थे, मेजर सब्जेक्ट। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो मेरे पास थे हिंदी इंग्लिश, जब मैं 12th में था और मैं आरबीएससी बोर्ड से था, ठीक है।
तो ये सब कुछ आपको लिखना है। इसके बाद में आपकी कैटेगरी, आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है फीस में थोड़ा बहुत रिसेशन कंसेशन आपको मिल जाएगा। आपकी फीस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यदि मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फीस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद में जो आप अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आपका आधार कार्ड हो गया, कहीं-कहीं पे जो है जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो ये इसके अलावा आप जो प्रीवियस क्लास की जो आप प्रीवियस क्लास पास करके आए उसकी मार्कशीट हो गया, तो इन सबको जो है आपको उस फॉर्म के पीछे अटैच करना है ना? आपका एनुअल इनकम, आपकी नहीं, आपके माता-पिता की जो एनुअल इनकम है उसको, मतलब पूरे साल भर में वो लोग कितना कमा लेते हैं, एक एवरेज, तो उसका जो फॉर्म आता है, बनता है वो फॉर्म, तो उसको आपके पीछे लगाना है, फॉर्म के पीछे। उसके बाद में अपने साइन करने हैं। देन आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिशन कमिटी, जो भी वहाँ पर जो मैनेजर होते हैं उनको क्या कर देना है, उनको वहाँ पर जमा करवा देना है। उसके बाद में जो है आपको फीस भी वहाँ पे पे करनी होती है। आप जो है आधी फीस पे करते हैं या फिर जो है पूरे साल की एक बार में पे करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप पूरे साल की एक बार में पे करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे थोड़ी बहुत फीस आपकी कम हो जाती है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा डिसेबल है आप, तो उसमें भी जो है आपको थोड़ा बहुत फीस में कंसेशन मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपको फीस आपने दे दी तो फीस की आपको रसीद दी जाएगी, एक रेसिप्ट दी जाती है। जब आप उस रेसिप्ट को अंदर आप जब क्लासरूम में जाओगे, ठीक है, उसी दिन से या फिर अगले दिन से या फिर जब भी नया सेशन चालू होगा, जब आप क्लास में जाओगे और उस फीस की रिसिप्ट को दिखाओगे तो आपको जो है आपकी क्लास में एंट्री आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये एडमिशन लिया जाता है उस स्कूल में। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है? इसमें देखिए कि एक प्रोसेस है, ये तो अपन ने पढ़ा किसके ऊपर, एडमिशन लेना है उस स्कूल में, उसके ऊपर। अब हम एक और एग्जांपल इसमें देखेंगे, कुल मिलाकर 3 एग्जांपल देखेंगे, और ये वाला किसके ऊपर है कि आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके ऊपर है। तो सेम फॉर्मेट इसके अंदर भी रहेगा, जो भी टाइटल है टू ओपन ए बैंक अकाउंट, तो जो भी टाइटल आपका रहेगा, ठीक है, उसको आप एकदम सेंटर में लिखेंगे और पहला जो वर्ड होगा उसका वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट, एक लाइन छोड़नी है, और फिर उसके बाद में आपको जो है जो भी आपका प्रोसेस राइटिंग है 100 वर्ड्स का, 120 वर्ड्स का, वो आपको लिखना है, और पहला जो लेटर है वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। जैसे कि टू ओपन ए बैंक अकाउंट, ठीक है, तो टू का टी कैपिटल में, वो टाइटल में तो है ही, और नीचे जब आप प्रोसेस लिखेंगे तो टी भी क्या है, कैपिटल में है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, कौन सी बातें, पहली बात टाइटल को सेंटर में लिखिए, दूसरी बात टाइटल का पहला वर्ड, पहला जो वर्ड नहीं सॉरी पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, तीसरी बात उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, और चौथी बात फिर आपको जब प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस का पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको बैंक अकाउंट है खुलवाना है, आप जाएंगे किसी भी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, या कोई सा भी, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, डजेंट मैटर, आप किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब जब आप बैंक में गए, अब आपको बोलना है वहाँ पे कि मुझे जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब वो आपसे पूछेंगे कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो कौन सा खुलवाना है। देखिए, एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें पैसा आता ही आता है, निकलता नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका डीमैट अकाउंट, जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक्स का जो डिपॉजिट है वो डीमैट अकाउंट में होता है, तो एक डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। एक होता है फिर जॉइंट अकाउंट, ठीक है, जो दो जनों की सहमति से उसमें पैसा डल सकता है और दो जनों की सहमति से पैसा निकल सकता है, एक की सहमति से वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और एक होता है आपका कॉन्करिंग अकाउंट, सॉरी रिकरिंग अकाउंट, जिसमें आप पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी दोस्तों कहीं कहीं पे
क्या होता है कि आप पैसा डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। कहीं-कहीं पे ये होता है सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है? तो जिस भी आपको अकाउंट जो भी आपको अकाउंट खुलवाना है, वो अकाउंट आप वहाँ पे बोलेंगे, ठीक है? जो भी वहाँ पे मैनेजर होंगे या जो भी वहाँ पे जो स्टाफ होगा, आप उनमें से किसी को बोलेंगे। अब वो आपको उसी अकाउंट का, जैसे डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो डीमैट अकाउंट का अलग से फॉर्म आएगा, सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो सेविंग अकाउंट का अलग से फॉर्म आएगा, ठीक है? सबके फॉर्म अलग-अलग होते हैं। अब वो आपको फॉर्म दिया जाएगा। अब आप उस फॉर्म में अपना नाम हो गया, फादर्स का नेम हो गया, मदर्स का नेम हो गया, इसके अलावा आपका जो घर का पता है, आपने ये लिख दिया। और यदि आप ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस एड्रेस भी उसमें आता है। यदि आप उसमें ऑफ़िस जाते हैं कहीं पे, ठीक है? तो ऑफ़िस का एड्रेस भी आप उसमें डाल सकते हैं। पैन कार्ड को यदि आप अटैच करवाना चाहें, जैसे कि यदि आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो डीमैट अकाउंट के लिए जो है वो पैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। यदि सेविंग अकाउंट खुलवाएँगे, तो सेविंग अकाउंट के लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन डीमैट अकाउंट के लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। पैन नंबर का होना ज़रूरी है, पैन नंबर आपके पैन कार्ड में होगा, ठीक है? रेसिडेंस प्रूफ हो गया, आप किधर रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है, ठीक है? उस फॉर्म का पूरी तरीके से फिल करना है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है, वो भी आपको वहाँ पे उस पे पेस्ट करनी है उस फॉर्म के ऊपर। अब वहाँ पर अपने जो है वो सिग्नेचर करने हैं, ठीक है? जो जिस व्यक्ति का अकाउंट खुलने जा रहा है, उस व्यक्ति के वहाँ पर क्या होंगे, सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद में जो है आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो अटैच कर दिए और वो जो है आपको वहाँ पे जमा कर देना है। जो भी वहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको जमा कर देना है। अब जो है वो आपका फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई करेंगे। जैसे आपने जब डॉक्यूमेंट्स आप लगाएँगे फॉर्म के पीछे, तो उसमें एक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। आधार कार्ड तो हर जगह लगेगा, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे डीमैट अकाउंट हो, आधार कार्ड तो हमेशा लगेगा। पैन कार्ड जो है वो आपका केवल डीमैट अकाउंट के अंदर लगता है, पैन नंबर आपको उसमें लगेगा और किसी में नहीं लगता। अब आप जो है आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और फिर वहाँ पे जो भी अकाउंट खोलने के लिए बैठे हुए, आपने उनको अपना फॉर्म जमा करवा दिया। अब जो है वो आपके फ़ोन नंबर को वेरीफ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, वो आधार कार्ड से लिंक होगा। तो यदि आधार कार्ड में आपके नंबर वही है जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ओटीपी आ जाएगा। तो 3 से 4 बार ओटीपी आएगा, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? और यदि ऐसा हुआ है कि आपने नंबर चेंज कर लिया और आधार कार्ड में पुराना नंबर है, तो फिर आपको आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा और ये काम जो है फिर वो ई-मित्र से होगा। ये मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में वही नंबर है जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास में 3 से 4 बार ओटीपी आएगा। आप ओटीपी बताइए और आपका जो है बैंक अकाउंट वो जो है खुल जाएगा। अब आप उसमें इनिशियल डिपॉज़िट करिए। कहीं-कहीं पे क्या होता है, एक रूल होता है कि आप इतने से कम पैसा, मतलब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप ₹3000 हैं, तो ₹3000 आपके बैंक में रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप उन ₹3000 को निकाल नहीं सकते। जब आपके पास ₹4000 होंगे, तभी आप उस 1000 को निकाल सकते हो। यानी कि 3000 एटलीस्ट आपको अपने बैंक में रखने ही पड़ेंगे। रखने ही पड़ेंगे आपको 3000 अपने बैंक में। ऐसा कहीं-कहीं पे नियम होता है, क्योंकि बैंक भी तो आगे इन्वेस्ट करती है, बैंक भी आगे जो है वो लोन देती है, फिर लोन पे इंटरेस्ट कमाती है, फिर उस इंटरेस्ट में से एक छोटा-सा पोर्शन आप लोगों को मिलता है, जो कि बैंक में पैसा जमा कराते हैं और बाकी अमाउंट जो है वो बैंक वाले रखते हैं। और फिर वहाँ पर जो है आपको, जब आप ये सारे काम वहाँ पे कर लेंगे, तो आपको एक पासबुक दी जाएगी और उस पासबुक को जो है आप वहाँ पे फिल करवाएँगे, ठीक है? पास में एक एक वहाँ पे पासबुक की मशीन भी होती है, तो वहाँ जब आप जाएँगे, तो पासबुक का जो पहला पेज होता है, उसको आप वहाँ पे जो है वो फिल करवाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा अकाउंट वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया कि आपको किस प्रकार से बैंक अकाउंट खुलवाना है। देन हम एक और एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से बनवाना है। अब देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है, सबसे पहले वही चीज़ फॉर्मेट की जो मैंने बात आपको बोली थी, टाइटल को लिखना है आपको सेंटर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाइटल का जो हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, टाइटल लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, तीसरी चीज़। और चौथी चीज़, जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेस का जो पहला वर्ड का पहला लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है? जैसे कि टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड, तो टू
टाइटल का टी तो कैपिटल है ही, लेकिन जब नीचे प्रोसेस में लिख रहे हैं तो भी टी क्या है, कैपिटल में। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पर बनते हैं उस ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में कुछ अपना व्हीकल है, अपना पर्सनल व्हीकल है तो ये आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहाँ पर टेस्ट करने के लिए भी व्हीकल होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पे। ऐसा नहीं है किसी के पास में टू व्हीलर नहीं है तो वो टू व्हीलर का लाइसेंस नहीं बनवा सकता, ऐसा नहीं है। यदि उसको चलानी आती है उधर भी फैसिलिटीज होती है, वो आपको खुद का व्हीकल दे देंगे लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है। और देखिए, टू व्हीलर के लाइसेंस अलग प्रकार से बनते हैं, थ्री व्हीलर के लाइसेंस अलग प्रकार से बनते हैं, फोर व्हीलर जो गाड़ी होती है, कार, उसके लाइसेंस अलग प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो सबका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो जब आप लाइसेंस के ऑफिस में जाएंगे वहां पर बोलेंगे कि मुझे इतने व्हील का लाइसेंस बनवाना है। मान लीजिए आपने टू व्हीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए वहां पे बोला, यानी कि एक मोटरसाइकिल का, तो वो आपको एक अगेन एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म के साथ में एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसके अंदर रोड के रूल्स होते हैं कि भाई हरी बत्ती हो गई तो जो है आपको चलना है, लाल बत्ती हो गई तो रुकना है, ठीक है। ऐसे आपके जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस बुकलेट के अंदर, वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। और एक फॉर्म दिया जाएगा आपको लाइसेंस के लिए, आपको उस फॉर्म को अच्छे से भरना है, उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपके आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, इनका नंबर वहाँ पे लग जाता है। पैन कार्ड का कम लगता है, आधार कार्ड तो आपका हमेशा हर जगह पे लगेगा, ठीक है। रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसका एक प्रूफ हो गया। तो ये सब आपको उस फॉर्म के अंदर भर देना है। अब वो एक फीस आपको बताएगा कि भैया इतने फीस आपके लगेंगे, इतनी फीस आपके लाइसेंस की लगेगी, आप वो फीस जो है वहाँ पर पे कर देंगे। वो बात कि आप किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन पे करें, यूपीआई से, क्यूआर से, डजेंट मैटर, चाहे फिर आप कैश दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको वहाँ पर उनकी जो फीस है वो आपको वहाँ पर दे देनी है। अब आपका जो फॉर्म है वो जो वहाँ पर चेकिंग ऑफिसर होंगे वो आपका फॉर्म चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके तीन तीन टेस्ट होंगे। सबसे पहला, आपने जो फॉर्म भरा जिसके अंदर आपने खुद का नाम हो गया, अपनी जो रेजिडेंशियल प्रूफ हो गया जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का प्रूफ हो गया, और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया जैसे कि आपका आधार कार्ड। तो ये सब चीज़ें जब आप भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है वहाँ पे जो चेकिंग ऑफिसर है वो चेक करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका एक टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बेस्ड आपका एक टेस्ट होता है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि आपको ड्राइविंग के टाइम पे चाहिए, आपको कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, ठीक है, अल्कोहल पी रखी है यदि आपने तो कितनी लिमिट है उसकी। ये सब टेस्ट आपके जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके जो है फॉर्म है वो भी चेकिंग ऑफिसर चेक करेगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस यदि बनवाते हैं तो ये तो आपका नॉलेजेबल टेस्ट हो गया, नॉलेज के आधार पर आपका टेस्ट हो गया, आपका फॉर्म भी चेक हो गया। और एक होगा आपका ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट, जैसे कि जो लोग टू व्हीलर का लाइसेंस बनवाते हैं वो जब फील्ड पर जाएंगे वहाँ पर फॉर्म चेक हो गया, फॉर्म सही है, आपने भी सही सही जवाब दिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। अब वहाँ पर क्या होगा, एक फील्ड में जब आप जाएंगे तो उधर एक एट बना रहता है, एट, ठीक है, एक एट का वहाँ पे शेप बना रहेगा, उस एट के ऊपर आपको गाड़ी चलानी है। और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर है वो आपको बोलेंगे कि इतनी स्पीड से लेकर इतनी स्पीड में आपकी गाड़ी होनी चाहिए। यदि स्पीड आपकी कम ज़्यादा हुई, यदि आपने एट से बाहर अपनी गाड़ी निकाली तो फिर आप जो है लाइसेंस आपका नहीं बन पाएगा। तो जब आप एट पे गाड़ी चला लेंगे यानी कि आप फील्ड पर पास हो गए, आपका फॉर्म भी सही है, आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को भी पास कर लिया। अब आपसे जो है एक फ़ोटो ली जाएगी, ठीक है, आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी और फीस आपसे ले ली। अब आपको बोला जाएगा कि आप जो है 2 या 3 दिन के अंदर आकर के अपना लाइसेंस ले जाइए, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइसेंस आपके घर पे आ जाए सीधा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पर जाके लाइसेंस लेना पड़े। अब जब आप जाकर लाइसेंस ले लेंगे तो लाइसेंस की जो है एक हमेशा एक्सपायरी डेट होती है कि सबसे पहले जब आप लाइसेंस लेंगे तो वो आपका एक लर्निंग लाइसेंस बनेगा, ठीक है, 6 महीनों के लिए। उसके बाद 6 महीने बाद जो है वो आपका फिर एक
परमानेंट लाइसेंस बनता है और परमानेंट लाइसेंस की भी एक सीमा होती है। फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल उसकी भी एक सीमा होती है। उसके बाद दोबारा आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और फिर पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा 6 महीनों के लिए और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको प्रोसेस के सारी चीज़ें बता दी। सबसे मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स भी बता दिए, मैंने आपको टिप्स भी बता दी कि कैसे-कैसे फॉर्मेट आपको लिखना है। राइटिंग साफ लिखिए, ठीक है। ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक होते हैं, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, एक्सेप्टेंस डिक्लाइनिंग इन्विटेशन हो गया, प्रोसेस राइटिंग हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो एक नए पेज से चालू करिए, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हैं तब, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।